हे हाय एवरीवन, स्वागत है आपका प्रिपेयर विद एस में। पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्लास को। आज ये पॉलिटी की एसएससी जीडी वाली बुक का अंतिम अंतिम क्लास होगी। इसके बाद हमारी पॉलिटी भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स को ले लेंगे, ठीक है, और उनको भी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमारी हिंदी चली रही है। जो भाई हिंदी की वीडियो नहीं देख रहे हैं भाई, वो साथ साथ देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वहाँ पर चीज़ों को मैं क्लास में याद करा देता हूँ, ठीक है। बाकी ये आज पॉलिटी की अंतिम क्लास है। इसके बाद आपको कोई क्लास नहीं देखनी और ना कहीं से पॉलिटी पढ़नी। इन क्लास को भी बार बार देख लेना, आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और बुक से पढ़ लेना या पीडीएफ से पढ़ लेना। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर डाल दिए मैंने। मेरे चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वहाँ पर टॉप पे ही मेरा टेलीग्राम का लिंक आता है, जहाँ पे मेरा बायो लिखा है उसके नीचे ही मेरे टेलीग्राम का लिंक है। वहाँ क्लिक करें, सिर्फ सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो सीधा बिना टाइम गवाते हुए बढ़ते सीधे क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 251। भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक उसे डैश की सहमति नहीं। भाई राष्ट्रपति के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, मतलब कि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करते, राष्ट्रपति अंतिम निर्णय देते हैं, ठीक है। अब एक बार बढ़ते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद, धन विधेयक किसमें आता है, अनुच्छेद 110 में, को संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो धन विधेयक को, संसद है उसमें पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अगर धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, अगर पेश हो गया तो उस पर आप पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास भी इतनी पावर नहीं है। और राष्ट्रपति के बिना साइन के कोई कानून कानून नहीं बनता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 252। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु, भाई 35 ही तो है राज्यपाल की, 35 वर्ष। क्लियर। कितनी है भाई, 35 वर्ष आयु, ठीक है। 35 वर्ष है राज्यपाल की, ठीक है। भारतीय संविधान के 157, आर्टिकल 157 में किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए आर्यताएं, आर्यता होती है योग्यताएं, ठीक है। आर्यता को योग्यता भी लिख लो साइड में, जिसको बंदे को ना पता हो। आर्यता होती है योग्यताएं का को वर्णित किया गया है किसमें, आर्टिकल 157 में, ठीक है। किसकी, राज्यपाल की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 253। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। भाई न्यायपालिका का स्वतंत्रता का प्रावधान भाई अमेरिका से लिया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 254। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित है। तो भाई कनाडाई मॉडल पे, ठीक है, कनाडाई मॉडल पे, ठीक है, कनाडाई मॉडल में। क्योंकि कनाडा से हमने क्या लिया, अपशिष्ट शक्तियां, और अपशिष्ट किसके पास होती हैं भाई, वो होती हैं केंद्र के पास। तो ये केंद्र के पास होंगी, ठीक है। राज्य से ज्यादा पावर केंद्र के पास होंगी। ये हमने लिया कनाडा के मॉडल से, ठीक है। कैनेडियन मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 255। अंग्रेजी अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो भाई ये आर्म्स एक्ट 1878 वाला था, ठीक है। इस भाई ने पढ़ा होगा कि अगर किसी भाई ने बेसिक पढ़ा होगा तो उसको ये चीजें बहुत जल्दी से क्लिक हुई होगी, ठीक है। शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये दोनों एक्ट हुए थे 1878 में, ठीक है। शस्त्र, एक सत्र था जो शस्त्र वाले थे, जो कि इसको आर्म्स एक्ट भी बोलते हैं। और एक था वर्नाकुलर, जो कि प्रेस से रिलेटेड था, मतलब जो अखबार अखबार छापते हैं, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक खबर छापने वाले अखबार को भी जब्त करने की अनुमति दे दी, ठीक है। कब, 1878 में, शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 256। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है। भाई 6 में ही तो है अभी तक। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इन तीन की तो जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ये विधान परिषद की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है तो वहां पर आपको एक और सदन की स्थापना कर लेनी चाहिए, जिससे कि रूल अच्छे से हो सके, मतलब नियम अच्छे से बन सके। विधान सभा सभी राज्यों में, लेकिन विधान परिषद उस राज्य में होती है जहां पर उस राज्य को लगता है कि हाँ अब हमें पॉपुलेशन बहुत हो गई है, इसके लिए हमें अब और लोगों की जरूरत है जो देखभाल कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए विधान परिषद को बनाया जाता है विधानसभा की हेल्प करने के लिए, ठीक है। मतलब दो, अगर दो संस्था रहेंगी तो चीजें बैलेंस रहती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 257। राज्य विधायिका के उच्च सदन को विधान परिषद तो बोलते हैं भाई, विधान परिषद के रूप में जाना जाता है भाई, विधान परिषद तो बोलते हैं, उच्च सदन विधान परिषद होता है। राज्य विधायिका के विधान परिषद को उच्च सदन तथा विधान सभा को निम्न सदन कहते हैं। भाई विधानसभा निम्न होती है और विधान परिषद उच्च सदन होती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 258 की ओर बढ़ेंगे भाई। स्वतंत्रता के बाद भारत
भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकृत किया था। भाई समाजवादी रूप को स्वीकृत किया था। ठीक है, किसको कहते हैं? समाजवादी रूप को। ठीक है, अब एक बार जान लेते हैं समाजवादी होता क्या है। समाजवादी विचारधारा में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो अथवा प्रतिष्ठान व अवसर की समानता हो। भारतीय संविधान में समाजवादी लोकतंत्र के सन्निकट है। मतलब कि इसका मतलब यह है कि भेदभाव किसी में नहीं होगा, चाहे अगर पैसे, संपत्ति या संसाधन अगर होंगे तो सबके लिए बराबर होंगे, और अवसर और प्रतिष्ठान भी सबके लिए बराबर होंगे। मतलब सरकारी नौकरी निकलेगी तो सबके उसमें सब भाग ले सकते हैं। ऐसे नहीं कोई एक कास्ट नहीं उसमें भाग नहीं ले सकती, तो उसमें भी सब भाग ले सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 259, भारत के संविधान का कौन सा भाग सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? तो भाई ये भाग 5 है। ठीक है, क्योंकि भाई संघ की कार्यपालिका इसी में तो है। क्वेश्चन नंबर 260, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो भाई ये तो 11 भाग है ना, 11। एक सेकेंड। ठीक है, तो भाई कितने में है? 9 में है। ठीक है, 9 में पंचायती राज 9 में। ठीक, एक बार डिटेल में जानते हैं। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था दी गई। ठीक है, अब पंचायती राज कितने विषयों पर कानून बना सकती है? 29 विषयों पर। ठीक है, कब से? 73वें संविधान संशोधन 1993 से। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 261, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? भाई कर्नाटक में है। ठीक है, किसमें भाई? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। इसकी व्याख्या को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वहां पर जाके इसलिए बोलते हैं प्रीवियस वीडियो देख लेना आप। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 262 पे। विधान परिषद के सदस्य डैश वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? भाई विधान परिषद के 6 वर्ष के चुने जाएंगे, 6 वर्ष के लिए। तो भाई 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के। विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ये तो पता है हमको। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30, अभी पढ़ के आए थे। विधान परिषद परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6, ये पढ़ चुके हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 263, मंत्री मंत्री परिषद सामूहिक रूप से भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। ठीक है, मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। ठीक है, अगर आपको बोल देगा व्यक्तिगत रूप से मतलब सिंगल पर्सन के हिसाब से, तो भाई राष्ट्रपति। और समूह पूरा उनका जो पूरा समूह है, जो पूरी मंत्रिमंडल है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मंत्री, मतलब कि जो भी मंत्री हैं वो सब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर उनके खिलाफ अविश्वास पत्र पारित हो जाता है तो भाई उन सबको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर? ये थोड़ी डिटेल में थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक बार डिटेल में जानते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या लगेगी? इसे हाउस ऑफ पीपल कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 होती है और राज्यसभा का 30 होती है। क्लियर? भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन, भाई ये तो जीएसटी वाला था ना। हाँ, 101 वाला अधिनियम प्रणाली से किसकी शुरुआत की गई थी? भाई एक देश एक कर, मतलब कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। एक बार इसको जानते हैं। 101वें संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। भाई क्या क्या लागू किया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से। और संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां। मतलब कि 100 रुपए 1 रुपए 101 रुपए का चढ़ावा देते हैं ना, तो 101 रुपए क्यों देते हैं? वो 1 रुपए टैक्स का होता है। तो आपको याद रखना है कि 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगेगा। ठीक है, अब पहले क्या होता था? केंद्र सरकार अलग अपना वो लाती थी और राज्य सरकार अलग लाती थी, और इसके जगह क्या कर दिया? अब जीएसटी कर दिया। ठीक है, जो सेवा और वस्तु पर लगता है। क्लियर? अब भारतीय संविधान के 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद से जुड़ा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 265, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? भाई
आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, जब भी तो तीन 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 वर्ड जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 266, भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। भाई 2019 में तो किया था, 2019 में, जब से यूटी बन गया था 2019। ठीक है, अब एक बार डिटेल में जानते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भारत के उच्च सदन यानी राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया। अगले ही दिन 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसको 9 अगस्त मतलब कि 3 दिन बाद 2019 में स्वीकृति दे दी कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था और इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया था। ठीक है, क्लियर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपको इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा रिपीट करके देखना है। ठीक है, मैं अभी रिपीट नहीं कर पाऊंगा आपको, तो आपको इस पार्ट को दोबारा रिपीट करना है और सुनना है दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 267, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पे होती है? भाई राज्य के जो मंत्री परिषद है उसे मुख्यमंत्री तो होगी। ठीक है, और केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उससे सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। बेस्ट मिनिस्टर, भाई बेस्ट मिनिस्टर जानते हैं। ठीक है, बेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, बेस्ट मिनिस्टर, ठीक है, बेस्ट मिनिस्टर नाम से जानते हैं। ये नया क्वेश्चन निकल के आया, इसे इंपॉर्टेंट मत करना, इसे याद करना है आपको कि जो सरकार का संसदीय स्वरूप है को डैश के रूप में जानता है भाई, बेस्ट मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अब एक बार इसको जानते हैं। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल शासन की लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस, क्लियर, और लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से आता है जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब नया क्वेश्चन है, इसे याद कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है? तो भाई राजनीतिक दल कहा जाता है। भाई राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल कहा, राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीति में जो दल बनता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, ऐसे संगठन या लोगों का समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं वह संविधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दल कहलाता है। ठीक है भाई, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको याद कम से कम थोड़ी बहुत याद कराई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 270, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? भाई मौलिक कर्तव्य तो कितना पढ़ चुके हैं। अधिवक्ता की गरिमा, ये तो नहीं होगा भाई, मौलिक कर्तव्य ये थोड़ी था, तुमने पढ़ाई नहीं। अपमानजनक प्रथाओं, ये भी नहीं होगा भाई। पुरुषों की गरिमा न पे, हाँ ये होगा ना, कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, जो ऐसी प्रथा है जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब कि सती प्रथा, भाई उसका त्याग करो ना। क्यों? पति के मरने के बाद लड़की को, औरत को जिंदा जलाया जाए, ये तो कुप्रथा होगी ना, ये तो कुप्रथा होगी, सुप्रथा नहीं, ये तो कुप्रथा होगी। ठीक है, क्लियर। 271 पे आ गए भाई। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होनी चाहिए भाई, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ठीक है, जब न्याय अच्छे से नहीं मिलेगा तो फिर लोग डरेंगे कौन? लोग का मतलब कि लोक में डर खत्म हो जाएगा अगर आपको न्याय अच्छे से नहीं मिलेगा तो। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान संयुक्त राज्य से लिया गया, मतलब कि अमेरिका से लिया गया। ठीक है, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? भाई 1952 में आई थी, जो पहली निर्वाचित संसद थी 1952 में। ठीक है, संविधान लागू होने के 2 साल बाद। ठीक है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा सदन दो सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद एवं लोकसभा यानी लोगों का सदन होते हैं। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 ईसा में अस्तित्व में आया था। मतलब चुन के जो लोग गए थे वो 1952 में गए थे और इलेक्शन कब हुए थे? 1951 से 52 में। क्लियर, अब जो चुने गए थे वो आपको मैंने पहले ही बता चुका है इस क्लास में, जो मैंने पहले दूसरी क्लास में बता दी मैंने, उसमें शिक्षा मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर, प्रश्न नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? लोकसभा का विघटन, भाई ये तो है।
और बहुमत दल का शासन, भाई ये तो है भाई, क्योंकि बहुमत दल ही जीतता है। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। सामूहिक जिम्मेदारी, ये तो है भाई। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये हमें पूछा क्या है? सिद्धांत नहीं है, हाँ ये नहीं है, ठीक है इसका, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज अलग रहती है कि विधायिका का उससे पृथक्करण रहता है और सबका अलग ही अपने अलग अलग काम करती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार है? उच्चतम न्यायालय कौन सा मूल अधिकार है? भाई रिट है इसका, भाई मूल अधिकार जो प्रावर्तन के लिए जारी किया था, भाई रिट है, रिट, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, और रिट 5 प्रकार की होती है, हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 275, डैश में भारतीय संसद ने नागरिक अधिनियम यानी सीएए कानून पारित किया था, मतलब, ठीक है। तो भाई 2019 में तो किया था, दिसंबर 2019 में, ठीक है। अब एक बार डिटेल में जानते हैं इसको, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिक का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था, ठीक है। जो कब किया गया? 2019 में, ठीक है। क्लियर? 2000, क्वेश्चन नंबर 276, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति, भाई इंदिरा गांधी के टाइम पे तो की थी, कितनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 ईसा में देश के आंतरिक आपातकाल की घोषणा की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आंतरिक आपातकाल था वो कब हुआ था? 1975 में। किसने की थी? इंदिरा गांधी थी। और क्या था वो? आंतरिक आपातकाल, ठीक है। इसी के दौरान 1976 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल गई है, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि समिति कौन थी भाई? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। लेकिन ये नहीं पता था, हम इसका बैकग्राउंड नहीं पढ़ा अब तक हमने कि ये क्यों गठित की गई थी भाई। क्योंकि ये जो आंतरिक आंतरिक आपातकाल लिखा था, इसके बाद जो नरसंहार मचा था उसके लिए मौलिक कर्तव्यों को बनाने का विचार आया था, ठीक है। और कौन थे? स्वर्ण सिंह समिति के उस पे, ठीक है, सिफारिश पे। क्वेश्चन नंबर 277, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। तो भाई 1/3 ही तो है, 1/3 पहले पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 278, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में पारित हुई थी, भाई 1793। भाई किसने पढ़ा होगा? किसने पढ़ा होगा भाई? इंडियन पेनल कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, आप किसने पढ़ा होगा भाई? 1973 में, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए निर्मित दंड प्रक्रिया है। दंड प्रक्रिया संहिता का संक्षिप्त नाम सीआरपीसी था, ठीक है। सीआर ये सीआर सॉरी सॉरी ये सीआरपीसी अलग है, वो हम आईपीसी का अलग कर रहे हैं, ठीक है। ये सीआरपीसी अलग है, ठीक है। तो उसका नाम सीआरपीसी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279, राज्य विधायिका के निम्न सदन को डैश कहा जाता है? तो भाई विधानसभा ही तो कहा जाता है। और उच्च सदन को विधान परिषद, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 280, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान, भाई 42 वाले को बोलते हैं क्योंकि इससे ही बहुत सारी चीज जोड़ी गई है 42 वाले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 281, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? भाई पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 282, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा? भाई चार 4A, ठीक है, 4A, आपको पता है, मैंने बताया था 4A जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान के डैश में संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया, भाई 104वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 104 में, ठीक है, 104। अब एक बार डिटेल में जानते हैं इसको। 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। भाई 2020 से 10 वर्षों के लिए, मतलब 2030 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। और इस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कब से? 104वें संविधान संशोधन से, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 284, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है? भाई 3 स्तरीय तो है, भाई 3 स्तरीय तो है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में
स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों व नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। वर्तमान में भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। ठीक है, स्थानीय में जैसे पंचायतें होगी और केंद्र में आपको पता ही है। ठीक है, और राज्य में पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 285, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुकार पदानुक्रम पदानुक्रम शामिल है, जिसमें डैश सर्वोच्च है भाई, उच्चतम न्यायालय तो है भाई, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत में न्यायालयों का क्रम 1 उच्चतम न्यायालय, 2 उच्च न्यायालय, 3 जिला न्यायालय। ठीक है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 286, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? चुनाव का निरीक्षण ये तो करता है भाई। स्थानीय चुनाव ना कराना, भाई ये तो गलत है ना, उसका काम ही चुनाव कराना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशक तथा आयोजन कराने का मुख्य कार्य करता है। ठीक है, क्लियर। इतने सारे लोगों का कराता है इलेक्शन। ये राष्ट्रपति का अगर पूछ ले कि कौन चुनाव कराता है, भाई चुनाव आयोग कराता है। क्लियर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। भाई कौन थे जगजीवन राम? भारत के पहले प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। भाई कौन से? चौथे। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 1947 से अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए। कितने हुए भाई? 7 उप प्रधानमंत्री हुए। कितने? 7 हुए। ठीक है, 1947 से लेकर अब तक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 288, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति डैश द्वारा हुई थी? भाई ये हुई थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। इजी था। किसके द्वारा? आपसे पूछ ले कि बीजेपी की स्थापना किसने की थी? भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। ठीक। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951, यानी बीजेपी 1951 से, और भारत नहीं सॉरी भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 से, और जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी वो 6 अप्रैल 1980 से हुई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 289, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भाई बी आर अम्बेडकर तो थे भाई। मसौदा जैसे प्रारूप समिति भी कहते हैं, जैसे ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं। क्लियर। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। के एम मुंशी भी इस समिति के एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के, और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर। ये तो 199 आपको याद रखने हैं, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार भाई केंद्र सरकार, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है। ठीक है, और ये कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। ठीक है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को सौंपा गया है। अपशिष्ट विषय जैसे साइबर कानून और सैरोगेमी सैरोगेम्स सैरो सैरोगेसी मदद मदद कानून। ठीक है, सैरोगेसी मदद कानून और साइबर जैसे ये सब अपशिष्ट शक्तियां ये किसके पास है? केंद्र के पास। के लिए क्वेश्चन नंबर 291, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? भाई फारसी नहीं है, डोगरी भी है, बोडो भी है, संथाली भी है, फारसी नहीं। इसको देखते ही आप क्लिक कर दोगे, ये तो इजी, इतना इजी क्वेश्चन है। फारसी भाषा फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। भाई कितनी भाषा है? 22 भाषा, याद रखना। 22 भाषाएं। और कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, मैथिली, संताली, बोडो तथा डोगरी को वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, कौन सी? मैथिली, संताली, बोडो और तथा डोगरी। ठीक है, मैथिली, संताली, बोडो तथा डोगरी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 292, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 202 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अनुच्छेद दाखिल किया गया? भाई 21A। ठीक है, अब एक बार, क्योंकि 21 में भाई 6 से 14 वर्ष पर, एक बार डिटेल में जानते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को दाखिल किया गया। 21A में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, इनको मार्क कर लेंगे। ये जरूर याद करने जरूर, या तो इन्हें कॉपी में लिख लो अभी, या फिर इन्हें इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्लियर। नेक्स्ट बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 293 की ओर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है, उसमें 10 सदस्य हैं, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है, उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो भाई कौन सा कथन सत्य है? भाई जो उसका सत्ता स्वरूप है केवल सिफारिश सिफारिश है, ठीक है, जिसको संतुति संतुति परख, ठीक है, संतुति परख, सिफारिश को संतुति परख भी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। अब एक बार डिटेल में जानते हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 8 सदस्य होते हैं, क्लियर। सॉरी, अध्यक्ष सहित बोला ना तो 7 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अध्यक्ष सहित बोला है तो 7 सदस्य हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 294 पे, भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? भाई इसका है वोटर वेरी वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, याद रखना, ये फुल फॉर्म है, इसको तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं अभी। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करके हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 295, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से राज्य सूची में क्या शामिल है? भाई पुलिस ही तो राज्य सूची में, क्योंकि राज्य के अंडर तो पुलिस आती है ना। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। कितने भाई विषय हैं? 61। कितने? 61। कितने? 61। और पुलिस राज्य सूची का विषय है, ठीक है। जबकि बैंकिंग, रक्षा और संघ सूची, भाई बैंकिंग बहुत बड़ा मामला है और रक्षा भाई डिफेंस इतना बड़ा मामला है, ये तो भाई केंद्र के पास ही होना चाहिए ना। राज्य कैसे संभालेगा इतने? और बैंक एक थोड़ी है, बैंक तो बहुत सारे हैं। राज्य की अपनी खुद की पुलिस होती है, एक स्टेट की, ठीक है। और वन संवर्ती पूछेगा, भाई वन पे दोनों का अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? भाई एकात्मक प्रणाली नहीं है, एकात्मक प्रणाली, ठीक है, क्योंकि हम, ठीक है। और भारत के संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत के संविधान की विशेषता है कि भाई संघीय तो है, फेडरेशन फेडरल तो है संविधान की अर्थ की वो व्यवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संविधान संशोधन, भाई 42 से जोड़ा था, कितनी बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। और 1976 में जोड़ा था। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति पे, और 51 काम है, भाई ये पढ़ चुके हैं बहुत पहले भी, क्लियर। वर्तमान में 11 है। क्वेश्चन 298, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसका, भाई सरदार वल्लभ भाई, क्योंकि इन्होंने ही बात करी थी, जो देशी रियासतें थी जो नहीं मान रही थी कि हम नहीं मिलेंगे भारत में, हम अपना खुद का स्वतंत्र राज्य बनाएंगे, उनसे बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो भाई जहां पर देशी रियासतों से बात करने की बात आएगी, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आंख बंद करके, के लिए। भारतीय रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। ये एक चीज पर चली, इनकी एक तो उपाधि पर चली, उपाधि और क्यों कहा जाता है एक तो ये पता चल गया, ठीक है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। 1948 में भारतीय सेना ने 2 रियासतों हैदराबाद, ऑपरेशन पोलो और जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिलाया था, ठीक है, किसकी हेल्प से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की हेल्प से। जम्मू और कश्मीर ने 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जम्मू कश्मीर ने कब किए थे? 1947 में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 299, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष, भाई 1951 में जोड़ा गया था, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1991, ठीक है। पहले संविधान संशोधन 1991 के मध्य से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो भूमि सुधार थी। अब देखो याद रखना है आपको, क्या था पहला संविधान संशोधन, क्या था भाई? एक तो भूमि सुधार से था, 1951 में था, और 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड, 31 का और 31 खा जोड़े गए थे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 300, भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार, भाई राष्ट्रपति को ही तो है, ठीक है, राष्ट्रपति को। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, भाई 155 के तहत की जाती है, ठीक है। और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भाई राज्यपाल करते हैं, और जो मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होता है उसकी नियुक्ति वो उसकी सिफारिश पे करता है, जो उसके नाम बोलता है उसकी सिफारिश पे करता है, क्लियर। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान 164 में है, उल्लेखित किया गया है, क्लियर। 164 में मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 301, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च
न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यास करना चाहिए? भाई 10 वर्ष का, ठीक है, 10 वर्ष का, ठीक है। अब एक बार डिटेल में जानते हैं। अनुच्छेद 124(3) में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने से संबंधित अर्हताएं, ठीक है, यानी योग्यताएं दी गई हैं। उन्हें किसी भी उच्च उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए और वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वक्ता हो, ठीक है, पारंगत विधि वक्ता हो, ठीक है। कितने साल? 5 साल, ठीक है। किसमें? हाई कोर्ट में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 302। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या, भाई जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या भाई 216 थी, ठीक है, 226, सॉरी 226 थी, और आज तो 440 भी प्लस प्लस कर गई है, ठीक है। जनवरी 2000 अनुच्छेदों हाँ भाई, ये तो गलत है ना, 226, ये तो मिस प्रिंट है भाई, मिस प्रिंट है यहाँ पर आंसर इसका। ये इसको मार्क गलत कर, मैं जब सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर रुक गया, मैं सोच रहा हूँ ये कुछ तो गलत दिया है यहाँ पर डाटा, इसमें मिस प्रिंट है, क्योंकि 448 है, ठीक है, 448 है। कितनी? 448। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 48 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां तथा 25 भाग है, क्लियर। ये बहुत मिस प्रिंट है, इसके लिए कर लेंगे, अपनी बुक में इस ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो भाई ये है, मैं भी मोरारजी देसाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल। भाई अब तो निर्मला सीतारमण ने भी कर दिया 10 बार, ठीक है। और मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 304। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया था? भाई 1994 में। मतलब कि लोग क्या करते थे कि बच्चा पेट में है उसको पहले पता करते थे कि वो लड़का हुआ है लड़की, लड़की होती तो उसको मरवा देते थे, मतलब कि उसका अबॉर्शन करा देते थे। लड़का होता था तो उसे उसे मतलब कि उसकी डिलीवरी करा लेते थे। तो इसको, ये एक हत्या है, एक एक कन्या भ्रूण हत्या है, मतलब कि कन्या को पेट में मारना, भ्रूण मतलब पेट, कन्या कन्या भ्रूण हत्या भाई 1994 से रोक दी गई थी। उसके लिए क्या बना गया था? पीएनटीटी अधिनियम पारित किया था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसारण पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी अधिनियम को 1994 में पारित किया था, क्लियर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस वाले को बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 305। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया? भाई यूनाइटेड किंगडम के, यूके से लिया है, ठीक है। अब डिटेल में जानते हैं। भारत में एकल नागरिकता अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान में से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से, ये तो पढ़ चुके हैं, और मूल अधिकारों को अमेरिका से पढ़ चुके हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी, ये पढ़ चुके हैं, क्लियर, ये इजी थे काफी। क्वेश्चन नंबर 306। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? लोकपाल और लोकयुक्त? नहीं भाई ये तो नहीं है। राज्य? नहीं ये नहीं है। नियंत्रक एवं महापक्ष? भाई ये एकदम है, क्योंकि भाई ये इसका जिक्र है, ठीक है। 148 आर्टिकल इसके रिलेटेड, तो भाई 148, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में, याद करना है, 148 में, ठीक है। ये लोग लेखा जोखा करता है कि कितना रुपए कहाँ से आ रहा है, कितना रुपए कहाँ खर्च हो रहा है, और जो स्कीम बनाई जा रही है उनमें पैसा खर्च हुआ है कि नहीं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 307 पे आ गए भाई। नागरिकों के लिए नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? जो नागरिकों के मूल अधिकार है भाई, वो किस में है भाई? वो मूल अधिकार 3 में, भाग 3 में ही तो है, भाग 3 में ही तो है भाई। हाँ भाग 3 में, ठीक है। और भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है, ये तो पहले पता है। 4 में मूल एक कर्तव्य, और 6 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, ठीक है। 6 सॉरी 7 में क्या है भाई? भाग 7 में है कि पहली जो अनुसूची है कि भाग खा के राज्य हैं, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 308 पे आ गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश के किए गए सुधारों को शामिल किया गया था। भाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड होता है, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, जब जलियांवाला कांड हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया था, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 309 पे आ गए। डैश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालयों के
आदेश निहित होते हैं भाई, रिट और परमादेश ये पढ़ चुके हैं हम। फिर भाई इसमें तो इसके जरिए तो रिट जारी होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिससे केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालयों के आदेश निहित होते हैं, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के भाई 32 है, और उच्च न्यायालय के 256 आर्टिकल तहत जा सकते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 310, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होता है। भाई ये समवर्ती में तो है, समवर्ती में दोनों के बारे में बताते हैं। संघ भी कार्य करता है उसमें, और कानून बनाता है, और राज्य भी कानून बनाता है। क्लियर। ठीक है, अब एक डिटेल में जानते हैं। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित है, ठीक है। और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भाई समवर्ती सूची कहाँ दी है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ठीक है। और संघ सूची में 97 मूल थे, अब 100 विषय हैं, ठीक है। और राज्य में भाई 66 मूल थे, अब 61 है, ठीक है। अब 61 है, ये याद रखना है आपको, ये 3 चीज याद करनी है। और समवर्ती में मूल भाई 47 थे, अब 52 है। क्लियर, अब 52 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 311, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? भाई धर्म नहीं है, ये सब तो है, धर्म नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। धर्म शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। भाई इसी क्रम में आपको याद रखना है कि सबसे पहले संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्र, फिर गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 312, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? भाई संपत्ति का ही तो नहीं है, भाई संपत्ति का जो 44वें संविधान संशोधन से हटाया गया है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार वर्ष 1978 से मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। मतलब ये कानून अधिकार बन चुका है, ये पहले पढ़ चुके हैं हम बहुत सारी, ठीक है। इसको भाग 12 के ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। 300 में डाल दिया, भाग 12 के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 313, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? कानून और व्यवस्था। भाई कानून व्यवस्था कैसे आ जाएंगे उनके कान में? नगर निगम तो भाई साफ सफाई का काम करती है, ठीक है। कानून और व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य अंतर्गत निम्न विभाग उल्लेखित हैं: अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकासी, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क, क्षेत्र में होने वाला जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति का विवरण, ठीक है। ये सब कार्य किसके हैं भाई? ये हैं भाई आपके मुंसिप, जो आपकी वो होती है ना एमसीडी टाइप में, उसके कार्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 314, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? भाई अध्यादेश तो भाई राष्ट्रपति द्वारा ही तो किया जाता है भाई, राष्ट्रपति द्वारा, और किसी पास इतनी पावर कहाँ से हो जाएगी? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब आर्टिकल 123 के तहत करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 123 करते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मतलब कि ऐसा कानून से इमरजेंसी बनाने की, मतलब कि कोई सत्र नहीं चल रहा है तो इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है तो उसके लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को? भाई 72 के तहत। ये तो इजी था, ठीक है, इजी था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन यानी मृत्युदंड, विराम, परिहार, इसको अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है, ठीक है। ये सारी शक्तियां हैं, ठीक है। इनको आप एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 316, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 317, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम। क्लियर। 1947 में भारत की प्रथम कैबिनेट शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था, जिनका कार्यकाल अगस्त 1947 से फरवरी 1958 तक चला था, ठीक है। बहुत लंबा कार्यकाल चला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 318,
भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो भाई जो 74वां था भाई वो नगर पालिका से संबंधित है, जो अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये वाला, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में नया भाग शामिल किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 F के प्रावधान शामिल किए गए। एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ठीक है, 74वें संविधान संशोधन 1992 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग भाई 3 वर्ष का लिया था। 2 साल 18 महीने, 2 साल 18 माह, सॉरी 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब लगभग 3 साल करीब, ठीक है। और इस प्रक्रिया को 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया और 26 नवंबर 1949 को खत्म किया था, क्योंकि इस टाइम पे हमारे संविधान को अंगीकृत यानी अपना लिया गया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 320, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? भाई 1950 में, ठीक है, 1950 से ये अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक 12वीं बैठक हुई। बैठक में अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में गणेश वासुदेव मावलंकर चुने गए थे, ठीक है भाई। कौन चुने गए थे? वासुदेव मावलंकर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 321, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? भाई 31वें संविधान संशोधन। अब एक बार डिटेल में जानते हैं इसको भाई, क्या था ये 31वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 को बढ़ाकर 545 कर दी गई और इस अधिनियम को 1973 में पारित किया था। भाई 1973 में पारित किया था, ठीक है। केंद्र शक्ति प्रदेशों में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 25 से घटकर 20 रह गई थी। कितने? 25 घटकर 20 रह गई थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 322, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो भाई उत्तर प्रदेश में है, ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 लोग जाते हैं करीब यहाँ से, 80 लोग, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन का नाम विधानसभा है, ठीक है, और इसमें कुल 403 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी शामिल है जो राज्यपाल द्वारा नामित होता है, ठीक है। कितने सदस्य हैं भाई? 400। भाई जो 80 शायद मैं वो शायद वो किसके लिए था, शायद मैं भूल चुका हूँ किस चीज के लिए था वो, शायद कहीं से तो जाते हैं जो 80 से 80 सदस्य हैं। मुझे कमेंट करके बताना अगर आप किसी को पता हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग यानी जो कि 1882 में नियुक्त किया गया था? भाई कौन? भाई भाई हंटर आयोग था, तो हंटर आयोग था, ठीक है, जो शिक्षा के लिए काम करता था। एक बार डिटेल में जानते हैं। रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1822 में एक कमीशन गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इसका नाम हंटर कमीशन पड़ा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 324, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान। भाई 44 भाई तो है, समान नागरिक संहिता 44 भाई तो है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। मतलब कि एक तरह का कानून लागू किया जाता है जो सबके ऊपर लागू है, हर धर्म के लागू पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? भाई वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय का, ठीक है, ठीक है। एक एजेंसी है जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधान, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, क्लियर। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का गठन 2005 ई में किया गया था। कब? 2005 में, ठीक है। और एनडीएमए की स्थापना का उद्देश्य प्राकृत और मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने एवं तैयारियों के लिए होता है। क्लियर हुआ था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 226, 326,
वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखे को रखा गया था भाई 1931 में। ठीक है, एक बार डिटेल में जानते हैं। वर्ष 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, केसरी, सफेद और हरा, जो कि वर्तमान में भी है। बीच में एक चरखा रखा गया जो कि वर्तमान में भी है। ठीक है, 1931 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 327, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भाई 6 तो मूल अधिकार है और मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 है, पहले पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में और मौलिक कर्तव्य 4 ए में। ठीक है, 4 ए में। क्वेश्चन नंबर 328, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुज्जित सुसर्जित है। इस चक्र में कितनी तिल्लियां? 24 तिल्लियां ही तो है भाई, सबको पता होगा 24 तिल्लियां ही तो है भाई, 24 तिल्लियां। ठीक है, कितनी? 24 तिल्लियां। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में इंगित अशोक चक्र सम्राट अशोक के शिलालेख से लिया गया है और अशोक चक्र में 24 तिल्लियां हैं जो मनुष्य के 24 गुणों और दर्शनों का काम करती हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 329 की ओर आ गए। संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 में द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की डैश अनुसूची दल बदल से, भाई 10वीं थी, दल बदल से 10वीं थी भाई, ये तो पढ़ते पता चल गया 10वीं थी। ठीक है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 जोड़ी गई थी। ठीक है, जो दल बदल था, जो कानून जोड़ा गया था भाई 52वें संविधान संशोधन 1985 से। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा जाता है भाई, थोड़ी सी हिंट मिली, खत्म। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो भाई संप्रभुता, कि अब अपने हम डिसीजन, बाहरी डिसीजन और इंटरनल डिसीजन खुद ले सकते हैं। हमारे पास किसी का दबाव नहीं है, हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम ये करें या ना करें। हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। हम संप्रभु मतलब हम खुद के प्रभु हैं अब। ठीक है, हमारे ऊपर कोई नहीं है। क्लियर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है और इसमें जनता ही सर्वोपरि है। ठीक है, और संप्रभुता का अर्थ है कि हम अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। यही तो मैंने तो आपको बताया। ठीक है, ये थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी अच्छी है। क्लियर? तो भाई क्वेश्चन नंबर 330 पॉलिटी आज हमने खत्म कर दी है। क्या कर दिया हमने? पॉलिटी आज खत्म कर दी है। ठीक भाई, पॉलिटिक आज हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए और होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी चीजें याद हो गई होंगी भाई। ठीक है, कम से कम 4 से 5 क्लास में हमने पॉलिटी खत्म कर दिया और हिस्ट्री भी इतनी क्लास में खत्म कर दी है। अब भाई बात है आपकी रिवीजन की। जो बंदा इन क्लासों को बार बार देख के अपनी चीजें रोज कवर कर लेगा भाई, वो बाजी मार जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि मैंने चीजों को कम से कम 70 से 80% डेटा आपको क्लास में याद कराने का ट्राई किया, क्योंकि मैंने रिपीटेशन ज्यादा रखा है। मुझे पता है रिपीटेशन रखने से चीजें याद जल्दी होती हैं, तो इसी फॉर्मूले को अपना के मैंने आपके लिए रिपीटेशन ज्यादा रखा है। ठीक है, अगर मेरी क्लास आप 2 बार देख लेते हैं, सच में सब कुछ पार हो जाएगा, सब कुछ पार, सब कुछ पार। ठीक है, सब कुछ पार। थोड़ी मेहनत आप करें, थोड़ी मेहनत मैं करूं, इसके बाद हमारी सब कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, और अब एग्जाम में कुछ नहीं, 20 दिन बचे हैं। अब जो 20 दिन में अपनी रातें काली कर देगा भाई, वो सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी जो सोचेगा कि मैं आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, भाई वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि निकलने वाले कभी सोचते नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खुद भी पढ़ना है और मेरे भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट जरूर बताना। और मैं इसके बाद हिंदी को लेके आने वाला हूँ जल्द से जल्द। अब इसके बाद हम इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी इसके बाद हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी अब पॉलिटी और हमारी, देखो अब देखो मैं आपको एक बार सही समझाता हूँ। हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हाँ, अब सुनने में आया है कि अब इकोनॉमिक्स का भी अच्छा खासा वेट हो गया है, वेटेज हो गया है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं इकोनॉमिक्स को भी साथ में लपेटूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जब बता रहे हैं वेटेज हो गया अच्छा खासा, तो भाई इकोनॉमिक्स क्यों ना लपेट जाए। और भाई हाँ, करंट अफेयर पढ़ते रहना। अगर आप मुझे कमेंट करते हो, अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट स्ट्रेटेजी की आ जाते हैं, भाई देखो भेड़ चाल तरीके से सब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पता है एक अच्छे तरीके से तैयारी कैसे की जाती है। मैं भी तैयारी करते हुए मुझे काफी टाइम हो गया, ज्यादा तो नहीं, 1 साल ही हुआ है, लगभग 1 साल से करीब 1.5 साल मान लीजिए। मैं आपको एक रोड मैप दे सकता हूँ। जो जीडी, क्या जीडी तो सिर्फ आपका वार्म अप है भाई, आप ऐसे छोटे एग्जाम के लिए नहीं बने हो। चलो छोटा तो कुछ एग्जाम नहीं होता, लेकिन आपकी आपकी क्षमताएं नहीं है कुछ भी, आपकी लिमिटेशन नहीं है कुछ भी। आप किसी भी
आप ये तो आपका वार्म अप है, इसके बाद तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, 4 महीने बाद पेपर है उसका। ये तो सिर्फ़ आप अपना वार्म अप समझना, वार्म अप। यहाँ पे नौकरी मिली तो मिली, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन यूपी पुलिस हमारा है और यूपीएसआई भी हमारा है, ठीक है? और वो भी नहीं मिले तो भाई इससे बड़े एग्ज़ाम के लिए बने हो आप, ठीक है? ये तो सिर्फ़ वार्म अप है, आपको सिर्फ़ गुमराह किया जाता है कि जीडी में इतने फॉर्म जा रहे हैं, इतने वो जा रहे हैं। भाई मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ़ आपका वार्म अप है। अगर आप जब यहाँ पे चीज़ें पुख्ता करके जब और एग्ज़ाम में बैठोगे, थोड़ा-सा अपने अपर लेवल पे, तो आपकी सोच और आपके चीज़ें कुछ अलग लेवल की दिखेंगी आपको, ठीक है? और बाकी जीडी एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा है भाई, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें अगर आपको एसएसएफ, सीआईएसएफ ये सब मिल जाता है, तो कुछ कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? बाकी अब हमने अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हमने हिस्ट्री खत्म कर दी, आज हमने पॉलिटी खत्म कर दी, इसके बाद हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। भाई स्टैटिक आप पढ़ते रहना, स्टैटिक का थोड़ा-सा अभी मैं नहीं करा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है और हिंदी को मैं कवर करा रहा हूँ। अगर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी खत्म हो जाती है, तो मैं पक्का डेफ़िनेटली स्टैटिक को स्टार्ट कर दूँगा और स्टैटिक ऐसे ही पढ़ा दूँगा। देखो मैं सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, मैं चलाना चाहता हूँ मैथ। मेरे से अगर आपने एक बार मैथ पढ़ ली तो आपको किसी और टीचर छोड़ो, किसी बेस्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैथ को इस तरीके से पढ़ा दूँगा आपको और रीज़निंग तो इस तरीके से पढ़ा दूँगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। मैंने 1-2 क्लास डाली है रीज़निंग की, वो उनको देखना आप। रीज़निंग तो मैं इस तरीके से पढ़ा दूँगा ऑप्शन एलिमिनेशन से कि आपको लगेगा कि रीज़निंग तो सिर्फ़ एक मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग, ठीक है? बाकी ज़्यादा बात नहीं करता मैं, अगर मेरे पे रिसोर्सेज़ होते अच्छे खासे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ला के रखता, ठीक है? मेरे पास रिसोर्सेज़ की कमी है अभी, अगर मेरा चैनल जल्दी ग्रो होता है, तो मैं सच में आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, ठीक है? तब तक के थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।